कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्र एजुकेशन पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा का बजट काफ़ी टाइम पहले आ चुका है और जो बच्चे हरियाणा सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर से ढूंढ रहे होंगे कि कहीं से कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस हो रखे हों हरियाणा बजट के बारे में, तो उनको इतना पढ़ना ना पड़े। देखिए, वैसे तो आपको हरियाणा बजट के बहुत सारे जो है वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको हरियाणा सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको बजट को स्टडी करना है तो कृपया करके इस वीडियो को 10 से 15 मिनट तक देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन आपका कि इंटरव्यू लेवल पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपका प्रीलिम में आपसे क्या पूछा जाएगा, या फिर मेंस में आपसे हरियाणा की कौन सी स्कीम पूछी जा सकती है जनरल स्टडी के पेपर में, वो सारी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं एचसीएस की, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी बात आती है बजट की, चाहे वो आपका केंद्र सरकार का है चाहे वो हमारे राज्य सरकार का है, तो एक डाटा ये, हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये जो सारा डाटा है ये हमारा जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट हरियाणा की है, जहाँ पे आपको डाटा मिलेगा वहाँ से ये लिया गया है पीडीएफ में से। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल पे जाइएगा, लिख दीजिएगा हरियाणा बजट पीडीएफ। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मेंस में इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल इकोनॉमी को चुना है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को चुना है। तो उनके लिए क्या है कि जितने भी बजट के अंदर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से जुड़ी टर्म्स यूज हुई हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक स्पेशल बुकलेट निकाली है। ठीक है, कि आम आदमी भी जो है बजट को समझ सके, बजट के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उनको समझ सके। तो जो स्टूडेंट जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है वो जरूर उस बुकलेट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिएगा और उसमें सारे कंपोनेंट को आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो आपको किसी इधर उधर गूगल पे जाने की या बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि जब भी बजट हो, केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा आ कहाँ से रहा है। कि बजट एस्टिमेट तो हमने दे दिया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, बट वो पैसा आएगा कहाँ से, केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास। तो हरियाणा सरकार ने बजट में देखिए क्या बताया है, ग्राफ के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है कि भाई हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए पैसा आएगा, यहाँ पे आप पाई चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू है उसमें 40.9, तकरीबन तकरीबन आप इसको 41% कह सकते हो। ठीक है। यदि ₹1 टोटल बजट है तो उसमें से 41 पैसे हमारा कहाँ से आएगा, स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा परसेंटेज हिस्सा किसका हो गया, स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू का। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम टैक्स जनरेशन कहाँ, या मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू, या फिर कह सकता है कि मैक्सिमम बजट का रिवेन्यू कहाँ से हो रहा है, स्टेट ऑन टैक्स से। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी सरकार क्या कर रही है, लोन ले रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरोविंग्स। तो यहाँ पे 38.41% हमारा क्या है, बोरोविंग है। फिर इसके बाद यदि हम और देखें तो ये है हमारा डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर से हमें कितना मिल रहा है, 9.75%। और उसी तरह जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो है 7.15%। और जो अदर रिसिप्ट्स हैं राज्य सरकार के, उनसे मिल रहा है हमें 3.79%। अब हमें ये तो पढ़ लिया। ठीक है। अब हमें कंपोनेंट भी तो पता होने चाहिए ना कि कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं। जैसे स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू है, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, किसमें से कितना पैसा मिल रहा है, ये भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना। आपसे मान लो इंटरव्यू में पूछ ले, आप कहोगे, आपसे पूछ ले बताइए भाई कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है राज्य सरकार के पास, आप कहोगे सर स्टेट ओन टैक्स से आ रहा है। अच्छा बताइए कौन कौन से स्टेट ओन टैक्स होते हैं, तो क्या बताओगे आप, पता होनी चाहिए ना कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर्स में से क्या इंक्लूड है, स्टेट शेयर फ्रॉम सेंटर टैक्स, जो कि फाइनेंस कमीशन बांटता है, जितना भी सेंटर में टैक्स कलेक्ट होता है उसमें जो स्टेट शेयर का हिस्सा होता है वो जो है राज्य सरकार को दिया जाता है। इसके अलावा स्टेट शेयर अंडर सीएसएस एंड अदर ग्रांट्स, ये कुल मिला के दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपके पास बनेगा 9.75%। इसके बाद बोरोविंग्स, राज्य सरकार कहाँ कहाँ से बोरोविंग कर रही है या किस टाइप की बोरोविंग कर रही है, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा हिस्सा बोरोविंग में हमारा किसका है, स्टेट डेवलपमेंट लोन का। इसके बाद हमारी बोरोविंग्स में क्या है, फूड प्रोक्योरमेंट है, नाबार्ड एंड एनसीआरपी भी है, वेज एंड मीन एडवांस है, लोन्स है और अदर्स। इनको मिला के हमारा कितना बन रहा है, 38.41
इसके अलावा जो स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू है कौन कौन से हैं, SGST हो गया, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, स्टेट एक्साइज हो गया, स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स ऑन व्हीकल्स हो गया, इसके अलावा अदर्स जो टैक्स हैं स्टेट के उन सभी को मिला के हमारे पास कितना बन रहा है 40.90%, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू किसका हो रहा है, SGST का, ठीक है, किसका हो रहा है, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, ओके। फिर इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन से कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रखा है भाई, हमारे ट्रांसपोर्ट भी तो है ना हरियाणा के पास, अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज हैं, माइंस एंड जियोलॉजी है, इसके अलावा एजुकेशन जो सरकार ने इतनी यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल रखे हैं उनमें से जो पैसा आ रहा है, तो इन सभी को मिला के कितना बनता है 7.15%। इसके अलावा जो अदर रिसिप्ट्स हैं वो, आगे बढ़ते हैं, जो पैसा आ रहा है उसमें से सरकार किस किस हिस्से पे कितना पैसा खर्च कर रही है वो भी सरकार ने हमें ब्यौरा दे रखा है। यदि आप बजट एट ग्लांस की PDF डाउनलोड करोगे हरियाणा के ऑफिशियल बजट वेबसाइट पे जाके तो वहां पे आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है राज्य सरकार के द्वारा भाई पैसा जो आ रहा है ना उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से लगभग 31 पैसे या मैं यूं कहूं 30.80% जो है राज्य सरकार सीधा सीधा किस पे खर्च कर रही है, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट एंड इंटरेस्ट, मतलब कि जो हमने बोरोविंग्स पहले ले रखी हैं भाई उनका जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो रखा है वो हमें चुकाना है, तो 1 रुपये जो आ रहा है उसमें से 31 पैसे तो सीधा इंटरेस्ट का जा रहा है, ये आप समझिए। दूसरा, और किस पे कर रही है सरकार, सोशल सर्विसेज पे। सोशल सर्विसेज पे कितना खर्च कर रही है सरकार, 31.27%। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सोशल सर्विसेज स्कीम के ऊपर होगा 2021-22 में, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज, इसके बाद आता है जिसपे 25.14% सरकार खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। इसके बाद जनरल सर्विसेज में आपका 12.79% हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो पैसा सबसे ज्यादा जा कहां पे रहा है, सोशल सर्विसेज में, और दूसरे नंबर पे क्या है, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट एंड इंटरेस्ट। फिर वही बात कर लेते हैं कंपोनेंट की, ठीक है। अब सोशल सर्विस में आप बोलोगे एग्जाम में जाके कि सोशल सर्विसेज में जा रहा है, सोशल सर्विसेज में भी यदि आपसे पूछ ले इस बार के बजट का तो किस में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, एजुकेशन में जा रहा है सर। आप बोलोगे एजुकेशन, एजुकेशन में कितना जा रहा है 12.14% जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा किस में जा रहा है, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 6.40% हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा और सोशल सर्विसेज के कंपोनेंट कितने हैं, तो जितने भी सोशल सर्विसेज से जुड़ी स्टेट की स्कीम्स हैं वो सारी आपकी सोशल सर्विसेज में आ जाती हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आ गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आ गया, इसके अलावा कुछ अदर कंपोनेंट है वो सारे मिला के हमारा बनता है 31.27%। इसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे ज्यादा पैसा कहां पे जा रहा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड जो सब्सिडीज जो है राज्य सरकार प्रदान कर रही है, तो इनको यदि इनमें टोटल हिस्सा कितना है 10.33% का। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, रोड एंड ब्रिजेज में 3.32%, रूरल डेवलपमेंट पंचायत में जा रहा है आपका 3.82%, अदर्स में जा रहा है हमारा 7.6%। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्विसेज में जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड इरिगेशन का और सब्सिडी का, ठीक है। फिर जनरल सर्विसेज की बात करते हैं। जनरल सर्विसेज सरकार कौन कौन सी देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो सारी हमारी इंक्लूड करी जाएंगी जनरल सर्विसेज में, ठीक है। इसके बाद जो पेंशन सरकार देती है वो भी क्या है, एक जनरल सर्विसेज है। तो 5.91% का पैसा हमारा जा रहा है पेंशन में और 4.52% हमारा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल सर्विसेज का मैक्सिमम कंपोनेंट कौन सा है, फिर पेंशन का। इसके बाद रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, चलिए तो इससे तो आपसे नहीं पूछेगा, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट में सारी पेमेंट इंक्लूड करके आपका वही इंटरेस्ट की जो पेमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको ना तोड़ के, आपने देखा होगा, आपने मैगजीन वगैरह में पढ़ते होंगे या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो होगी देखी होगी, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाता है भाई इसको इतना बजट दे दिया, इसको इतने पैसे दे दिए, वो आपसे डिटेल में नहीं बता रहे, ठीक है। डिटेल में जब आप समझोगे कि उसको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है तब आपका थोड़ा माइंड डेवलप होगा। यदि आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से हरियाणा बजट का तो उसको आप आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी बजट आता है, मैंने आपको बता दिया पैसा यहाँ से आ रहा है, पैसा वहां जा रहा है इतने में। अब बात करते हैं कि 2021-22 में सरकार ने जो बजट एस्टिमेट रखा है कि सरकार के पास भाई इतना पैसा होगा, यानी कि बजट एस्टिमेट का टोटल साइज कितना है,
तो ये है आपका 1,55,645 करोड़ रुपए। कितना है? 1,55,645 करोड़ रुपए। अब पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा था? 2020-21 का, ठीक है। वो रिवाइज एस्टिमेट सरकार ने उसमें किया था, तो उसमें कितना था? 1,37,738 करोड़ रुपए का। तो यदि हम इससे कंपैरिजन करें अब वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 13% का। कितने का इंक्रीज हुआ है? 13% का। अब एक चीज और देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे सरकार जब भी कोई बजट लेके आती है, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार की है, चाहे वो हमारी राज्य सरकार की है, ठीक है, दो तरीके से खर्चा किया जाता है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है कि यदि सरकार कोई ऐसा एसेट क्रिएट करने वाली है जिससे सरकार को आगे चलकर आमदनी होगी। फॉर एग्जांपल, सरकार कोई हाईवे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, या फिर सरकार कोई ऐसा एक कंपनी बनाना चाहती है, कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है, तो वो जब एसेट क्रिएशन पे पैसा सरकार लगाती है, जो आगे चल के सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, पैसा कमा के देगा, वो हमारा इंक्लूड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार कितना खर्च करने वाली है। और हाँ, ये भी होता है कि जितना ज्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, तो उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं जॉब क्रिएशन की, ठीक है। क्योंकि यदि आप कोई हाईवे प्रोजेक्ट लगा रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कंपनी लगा रहे हो, तो हमें क्या चाहिए होंगे? एम्प्लॉय चाहिए होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, उतनी संभावनाएं होंगी कि हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट होगा। फिर होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? आपने कंपनी लगा ली एसेट क्रिएशन करने के लिए, अब हर साल उसमें जो आपने एम्प्लॉय रखे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो निरंतर तब तक चलती रहेंगी जब तक वो कंपनी चलती रहेगी। तो ये एक तरीके से हमारा ये कौन सा खर्चा है? फिर ये हम इसको कौन से हेड में रखते हैं बजट में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में इसको रखा जाता है। तो यदि मैं परसेंटेज वाइज जो हमारा टोटल बजट है इसको मैं तोड़ूं, तो मैं देखूंगा कि 25% सरकार जो है, 25% तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। कितना? 25%, ठीक है। और 75% जो है हमारी सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाली है, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर जी अपनी स्पीच दे रहे थे, तो अपनी स्पीच के कुछ समय बाद उन्होंने एक योजना का डिस्कशन की थी। वो योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इंपॉर्टेंट है, स्कीम को याद करके जाइएगा आप, इंटरव्यू लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ हमारे प्री का जो पेपर होगा उसमें भी इसके आने की संभावना है, और साथ के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो हरियाणा की जो है एक कह सकते हो इसको लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, और साथ के साथ हमारी कंट्री का भी ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में से आती है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अब इसका उद्देश्य मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं। मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, जिसकी इनकम 1,80,000 तक या उससे कम है सालाना, तो उस फैमिली को सरकार क्या देगी? 6,000 रुपए की सालाना मदद देगी। कितने हजार रुपए की? 6,000 रुपए की। इसके अलावा एक्सीडेंशियल बीमा, ठीक है, या फिर पेंशन किसको मिलेगी? जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं हमारे, जिनको हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बोलते हैं, ठीक है, तो उनको लाइफ और एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर होगा, इस स्कीम के तहत उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, क्या कोई एंटरप्राइज कंपनी इससे लाभ ले सकती है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से? यदि आपका कोई बिजनेस है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो भी आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो भी लाभ आपको मिलना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे सरकार पता लगाएगी कि ये जो फैमिली है इसकी इनकम 1,80,000 से कम है? तो अभी आपने देखा होगा फैमिली आईडी हमारे हरियाणा के अंदर बन रही हैं, तो उनका उद्देश्य सीधा सीधा क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि आपकी जो फाइनेंशियल हालत है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जब सभी का डाटा सरकार के पास आ जाएगा तो सरकार उनमें से फैमिलीज को चुनेगी जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जिसके द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सरकार उसमें से पहचानेगी जो आप फैमिली आईडी बन रही है, तो उसके बेसिस भी जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंशियल बीमा वगैरह आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
डेब्ट टू जीडीपी रेशो। ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। जो इकोनॉमिक्स जिनका ऑप्शनल है वो तो जानते होंगे, नॉर्मल आपको समझना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए, हम एक कंपनी मान लीजिए ए है। ठीक है, तो एक कंपनी ए है, उसका रिवेन्यू 100 रुपए है। ठीक है, उसका रेवेन्यू क्या है, 100 रुपए है। अब उसका रेवेन्यू 100 रुपए तो है, लेकिन उसने क्या ले रखा है, मार्केट से कर्ज ले रखा है। उस कर्ज का यूज करके इसका रेवेन्यू 100 रुपए बन रहा है। अब मार्केट से उसने मान लीजिए भाई 30 रुपए कर्ज ले रखा है। कितना रुपए कर्ज ले रखा है, 30 रुपए कर्ज ले रखा है। अब हम क्या कहते हैं, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री के बाउंड्री में प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए ये कंपनी है, इसका 100 रुपए का रेवेन्यू है, यानी कि जिसने गुड्स प्रोड्यूस करी हैं वो 100 रुपए का रेवेन्यू है। तो जीडीपी इसकी कितनी हो गई, 100। तो यदि मैं ये जो आपका डेब्ट है, ये जो आपका कर्ज है, इसको मैं जीडीपी के परसेंटेज से मापूं, मेरे पास कितना निकल के आएगा भाई साहब, 30%। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आपका जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशो कितना है, 30%। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ये बी आपका बैंक है। अब इस बैंक को ए को कर्जा देना है। अब वो क्या देखेगा भाई, इसका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 30% है, यानी कि 70 रुपए अभी भी इस पे बचे होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 70 रुपए तक का या फिर 70 रुपए से कम तक का लोन दे सकता हूँ, ताकि ये भविष्य में मेरा लोन चुकाने में सक्षम हो। अब इसको आप नेशनल लेवल पे देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो होता है। तो इसलिए जितने भी ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या फिर कोई भी जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो लोन वगैरह देती हैं, तो वो किसी भी कंट्री का क्या देखती हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशो देखती हैं, कि आगे चलकर उसके अंदर क्षमता है क्या नहीं चुकाने की। तो अब डेब्ट टू जीडीपी रेशो हम हरियाणा की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म हुई है जीएसडीपी यूज। ठीक है, जीएसडीपी का दोस्तों मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप याद रखिएगा, मैं बस आगे फिर जीएसडीपी ही यूज करूंगा। ठीक है, तो अब जो स्टेट की जो जीडीपी होती है उसको ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब जो हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, 2020-21 का भी आंकड़ा सरकार ने हमें दिया है, कितना दिया है, 23.27%। कितना है, 23.27%। उसके बाद जो है हमारा वर्ष 2021-22 का जो हमने बजट एस्टिमेट रखा है, उसमें हमारा जो जीएस डेब्ट टू जीडीपी रेशो होगा वो कितना होगा, 25.92%। अब आप देख रहे होंगे भाई 2020-21 में तो 23.27 था, आखिर ये बढ़ क्यों रहा है। बढ़ इसलिए रहा है, आपने देखा होगा जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी 2020 में, हर एक स्टेट में रुक गई थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हर एक स्टेट को उठाना पड़ा है। इसकी वजह से सरकार को उस रेवेन्यू को कवर करने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो जब आप लोन लोगे तो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशो दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए 2021-22 में हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशो 25.92% रहेगा हरियाणा का। ठीक है, और उसके बाद जब हम बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन ने हर एक राज्य के लिए क्या रख रखा है, एक वो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि इससे ज्यादा अगर जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशो आपका नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा के लिए 32.6% ऑफ जीएसडीपी का टारगेट है, जबकि हरियाणा का कितना रहेगा, 25.92%, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो लिमिट रख रखी है उससे काफी कम है हमारा। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम। जब मनोहर लाल खट्टर जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक स्कीम का जिक्र किया था, डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम। ये क्या थी, अब देखिए हमारे कंट्री की मैं बात करता हूँ, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन लेके हम जो है सस्ता अनाज खरीदते हैं। राशन को डिवाइड कर रखा है, किसी का पीला राशन है, किसी का गुलाबी राशन है। ठीक है, अब जब कोरोना पेंडेमिक हुआ तब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो उनके पास पैसे की कमी हो गई। तो जब तो ऐसे में क्या हुआ, एक तरीके से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनकी संख्या काफी बढ़ गई। ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम चलाई थी। इसके तहत क्या था कि जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है हमारे हरियाणा के अंदर, ठीक है, चाहे उस पर राशन कार्ड है या नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, उसके पास चाहे राशन कार्ड है या नहीं है, उसको हम क्या देंगे, 5 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम दाल। ठीक है, हर एक व्यक्ति को, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है बट उसके कोरोना पेंडेमिक के चलते क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर जब भाषण दे रहे थे फिर एक उन्होंने
योजना का जिक्र किया, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनिएगा ये क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा था आई अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू स्कीम, ध्यान दीजिएगा, न्यू स्कीम कौन सी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। अब ये क्या है, देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारी फैमिली आईडी बन रही है जिनको हम परिवार पहचान पत्र बोलते हैं। ठीक है, आपने बनवाया भी होगा, आपसे आपने देखा होगा उसमें क्या क्या डिटेल आपसे मांगता है, आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको उसमें देनी पड़ती है, और आपका जो सारा का सारा जो आपका कुल मिला के परिवार में जितनी अर्निंग हो रही है, तो साल में आपकी कितने अर्निंग हो रही है पूरे परिवार की साल में, वो भी आपको वहां पे लिखवानी पड़ती है। अब ये जब सारा हर एक फैमिली का डाटा सरकार के पास आ जाएगा, तो सरकार बाद में जब डाटा सारा आ जाएगा तो सरकार उसके बेस पे क्या करेगी, सबसे पहले 1 लाख ऐसी फैमिली को चयन करेगी जो बिल्कुल ही वीक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या करेगी, 1 लाख फैमिली का चयन करेगी जो बिल्कुल ही वीक है। अब उनको हर एक लेवल पे, चाहे वो आपका सोशल है, चाहे फिर वो आपका एजुकेशन है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल है, हर एक सेक्टर में इन 1 लाख फैमिली की मदद की जाएगी। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, इन 1 लाख पुअर फैमिली को बिलो पॉवर्टी लाइन से उठाना। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी लाख फैमिली करी जाएंगी, 1 लाख, किसका यूज करके, परिवार पहचान पत्र का यूज करके। ठीक है, अब यहां पे लक्ष्य भी रखा गया है इस योजना के तहत, बाय 2025 इफ वी टुगेदर इन इंप्लीमेंटिंग द अभियान आई होप टू सी नो फैमिली इन स्टेट लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसमें जो मुख्यमंत्री है हमारे, उन्होंने कहा है कि भाई यदि ये ठीक ठाक हमारी स्कीम कामयाब हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि 2025 तक हमारे हरियाणा राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब वो डिस्कस बजट की स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेस क्या होता है, दरअसल ये होती है हमारी बुढ़ापा पेंशन को बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है वो क्या है, हमने 250 रुपए की उसमें वृद्धि कर दी है। अब आपको 1 अप्रैल से क्या होगा, जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2500 रुपए प्रति महीना मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना का। अब ये क्या है, ठीक है, ये एक योजना है, आपने सुना होगा, खासकर से जो SC ST के स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा, जब आप 10वीं में अच्छे परसेंट नंबर लेके आते हैं तो आप जब 12वीं में दाखिला लेते हैं, या फिर 12वीं में अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आप ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं। तो सरकार की तरफ से आपको क्या मिलती है, एक स्कीम के तहत आपको कुछ पैसा मिलता है। वो पैसा कौन सी स्कीम के तहत मिलता है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। तो जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके लिए ये योजना है। इसके तहत आपको 8,000 रुपए क्या दिए जाते थे, पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी, 8,000 से 12,000 तक की। ठीक है, 8,000 पहले दी जाती थी, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 12,000, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपकी लीगल एड स्कीम। लीगल एड स्कीम क्या है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप आपसे पूछ सकता है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है, और आपसे प्रीलिम पेपर में भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि हरियाणा सरकार में गरीब जनता या फिर जो हमारी शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास हरियाणा में किए हैं। तो आप क्या जवाब दोगे, आप जब जवाब दोगे ये सारी स्कीमें आपको वहां पे बैठ के गिनवानी पड़ेंगी। सर अभी मैंने हरियाणा का बजट सुना, उसमें देखा मैंने कि सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान लॉन्च किया है, जिसके तहत आप बताओगे सर क्या क्या ये किया जाएगा। फिर आगे आप नाम लोगे सर डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसके तहत पहले 8,000 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार 12,000 रुपए देगी। इसके बाद आप बताओगे सर लीगल एड स्कीम। लीगल एड स्कीम दोस्तों क्या है, वो जो SC ST हमारे हैं शेड्यूल कास्ट पर्सन है, ठीक है, यदि वो कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मुकदमा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मुकदमा प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो मुकदमा एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड हो, चाहे रेंट एंड रिजर्वेशन से हो, किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, तो आप जानते हैं मुकदमा लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। सो जो वीक हैं, ठीक है, तो सरकार उनको क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मॉनेटरी बेनिफिट उनको देती है। पहले वो देती थी सरकार कितने, 11,000 रुपए। अब इस बजट में 11,000 रुपए को बढ़ाकर सरकार ने दोस्तों कितना कर दिया है, 22,000 रुपए। तो लीगल एड स्कीम में अब कितने रुपए मिलेंगे, 22,000 रुपए।
आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में सरकार ने क्या क्या स्कीमें बनाई हैं या फिर क्या क्या इस बजट में जो है प्रावधान किए हैं, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। तो आप बताओगे सर हरियाणा सरकार ने अभी बजट में अनाउंस किया है कि भारत सरकार में प्राइमरी लेवल की जो स्कूली शिक्षा होती है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन करने के लिए, बच्चों में जो है स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, 4000 प्लेवे स्कूल का निर्माण कर रही है। अब ये मत कीजिएगा कि 4000 स्कूल बना रही है, 4000 स्कूल को बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दरअसल सरकार क्या कर रही है, जो हमारे हरियाणा के अंदर पहले से ही आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं उनको जस्ट सरकार अपग्रेड कर देगी प्लेवे स्कूल लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले इस फेज में, फर्स्ट फेज में 1135 आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। बाद में जब ये अच्छे तरीके से अपग्रेड हो जाएंगे तो सरकार सेकंड फेज में बाकी बचे 2865 आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करेगी, किसमें, प्लेवे स्कूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर 500 क्रैशेज का निर्माण किया जाएगा। पूछेंगे भी क्रैशे क्या होता है। क्रैशे होता है, फॉर एग्जांपल आप दंपत्ति हैं, आपके पास एक बच्चा है और आप जो है काम करने जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो बीच में बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। तो ऐसे में आप अपने बच्चे को क्रैशे सेंटर में छोड़ के जा सकते हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, आपके बेटे का ख्याल रखेंगी और आप जो है जब काम से वापस आएंगे तो अपने बेटे को सेंटर से लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सरकार जो है 500 क्रैशे एस्टेब्लिश करेगी। फिर वही बात मैं बता रहा हूँ, कोई बिल्डिंगें नहीं बनाई जाएंगी, सबसे पहले वही आंगनवाड़ी जो केंद्र होंगे हमारे उनको ही अपग्रेड किया जाएगा इस लेवल पर। पहले फेज में ये 182 क्रैशेज बनाए जाएंगे और बाद में ये सही ठीक ठाक रहा तो सेकंड फेज में बाकी बचे 318 क्रैशों का निर्माण जो है आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप थोड़ा और स्पीच को पढ़ोगे आगे आप पाओगे डिस्कस किया गया था जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कीम का। ये क्या है सर, जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कीम के तहत क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो 10 साल से लेके 45 साल तक की जितनी महिलाएं होती हैं सबको फ्री में क्या बांटेगी सर, सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कीम के तहत। आप ये भी बता सकते हो सर, दिसंबर 2020 तक हरियाणा की जो सरकार है वो 13.64 करोड़ रुपए की लागत से 11 लाख बेनिफिट फीमेल्स को जो है सैनिटरी नैपकिन इस स्कीम के तहत सरकार बांट चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, मैं अभी जैसे पूछा था पीछे कि जो वेलफेयर है SC/SC शेड्यूल कास्ट के लिए वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसके लिए सरकार ने क्या कोई बजट में प्रावधान रखा है। तो आप कह सकते हो कि सर बजट में अब की बार जो 2021-22 का बजट एस्टिमेट है उसमें कुल मिला के 10,798 करोड़ रुपए इस बजट एस्टिमेट में दिए गए हैं। अब इस बजट एस्टिमेट के 10,798 करोड़ रुपए को यदि आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप पाओगे 524 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वेलफेयर ऑफ SC एंड BC के लिए, 7,828 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए और 824 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये मैंने अभी आपको स्कीम बताई थी, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है स्कीम का। अभी मैंने आपको शुरू में ही ये स्कीम बताई थी। 1621 करोड़ रुपए जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है थीम हर खेत स्वस्थ खेत। दोस्तों यदि आप हरियाणा करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको एक हर खेत स्वस्थ खेत सुन के एक जो नोटिफिकेशन याद आई होगी हरियाणा सरकार की। जब हरियाणा सरकार ने क्या किया था, अभी डिक्लेयर कर रखा है, हरियाणा में कुछ 8 ऐसे ब्लॉक हैं, कितने, 8 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें जो भूजल स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो ऐसे में सरकार ने यहाँ पर जितने भी इन 8 ब्लॉक में किसान हैं सभी को धान उगाने से यानी कि पैडी उगाने से मना कर रखा है। क्या कर रखा है, पैडी उगाने से मना कर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, पैडी नहीं उगाएंगे तो उगाएंगे क्या फिर, तो सरकार क्या करेगी, सरकार फिर करेगी भाई हम आपको बताएंगे आपको क्या उगाना है। अब सरकार कैसे बता सकती है उनको कि आपको क्या उगाना है, सरकार इसके लिए उनके घरों पे जाएगी, उनके खेतों में जाएगी, वहां से सोइल के सैंपल लेगी, सोइल टेस्ट करेगी, सोइल की हेल्थ और सोइल की क्वालिटी और सोइल की फर्टिलिटी के बेस पे फिर इनको एक नोटिफिकेशन जारी करके, जो फसल बीमा ब्यूरो होता है ना जहाँ पे ये रजिस्टर्ड करवाते हैं जाके, वहां पे आपको बताया जाएगा भाई आपकी फसल की ये हेल्थ है, इसमें इतनी कमी है, इस चीज की ये कमी है, तो इस हिसाब से जो आपकी फसल है, जो आपकी सोइल है, आपकी मिट्टी है, उसमें आप ये फसल जो है पैडी यानी कि धान के स्थान पर आप उगा सकते हो।
ठीक है। तो इसलिए ये स्पेशल कैंपेन जो है अब की बार इस बजट में जो है मुख्यमंत्री ने अनाउंस करी है, हर खेत स्वस्थ खेत। ठीक है। अंडर दिस कैंपेन फोकस विल बी गिवन ऑन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोयल हेल्थ एंड सोयल क्वालिटी। ठीक है। दिस इज एन एफर्ट टू प्रोवाइड एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू फार्मिंग फ्रॉम सोयल हेल्थ, क्रॉप चॉइस, इनपुट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हर खेत स्वस्थ खेत, चलो आपने अनाउंस कर दी कैंपेन, ठीक है। आप कह रहे हो कि घर घर जाके हम जो है घर घर जाके हम सैंपल लेंगे और आपको बताएंगे। भाई घर घर सैंपल लोगे, उन सैंपल को आप टेस्ट कहाँ पे करोगे? ठीक है। तो वो टेस्ट कहाँ पे किए जाएंगे? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में ऑफ कोर्स किए जाएंगे। तो इसलिए सरकार क्या कह रही है कि हम जो है 17 नई स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाएंगे और 59 मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का हम निर्माण करवाएंगे। ये किसने कहा है? हमारे मुख्यमंत्री साहब ने। ठीक है। अब फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, भाई यदि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे 17 स्टैटिक सॉइल लेबोरेटरी का, 59 मिलियन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है इनको या तो मंडीज में बनाया जाएगा, ठीक है, मंडीज में जो सरकार की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें, या फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल सरकार के जो पहले से ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, सरकार के जो पहले से ही सेकेंडरी लेवल के स्कूल बने हुए हैं, सरकार के पहले से जो एग्रीकल्चर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं, वहीं पे इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को बनाया जाएगा। और साथ के साथ इसका जब आप इन्हीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दोगे तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या होगा? भाई आसपास का किसान के लिए आसानी हो जाएगी और साथ के साथ आसपास का जो एरिया है वहां पे सॉइल टेस्टिंग करने के लिए भी जो है आसानी हो जाएगी, एफिशिएंसी एक तरीके से बढ़ जाएगी सॉइल टेस्टिंग की। ठीक है। तो पहले फेज में क्या होगा? सरकार 115, अब दूसरा है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में एक और पार्ट है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, खासकर से जो एग्रीकल्चर स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो हमारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो सरकार अब इनको भी शामिल करना चाहती है कि भाई आइए आप भी जो है सोयल की जानकारी लीजिए, आप भी सोयल टेस्टिंग को सीखिए, आप भी वाटर टेस्टिंग को सीखिए। ठीक है। सरकार इसको करिकुलम में ऐड करने वाली है, खासकर से जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे ना +1 +2 में या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, अब तो उनको सरकार एक जो है वो भी दिया करेगी, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट, कि हाँ भाई आपको इस फील्ड में जाना है, इतने फील्ड में जाना है, वहाँ का सैंपल कलेक्ट करके लेके आना है, उसकी रिपोर्ट बना के हमें सबमिट करवानी है। तो ये करिकुलम में लाया जाएगा। अब इससे क्या होगा? फिर मैं ये बता रहा था भाई घर घर जाके आपको सोयल की टेस्टिंग करनी है, तो ऐसे में जब स्टूडेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे तो ये प्रक्रिया बहुत कम समय में जो है सरकार की पूरी हो जाएगी और सरकार के पास जो हमारे हरियाणा में जिस भी टाइप की सोयल है, जिस जगह की सोयल है, सरकार के पास जो है लोकेशन वाइज डाटा आ जाएगा, यहाँ की सोयल में ये है, वहाँ की सोयल में ये है, तो सरकार फिर जो है नोटिफिकेशन जारी करके उन किसानों को कह सके कि भाई आप अपने यहाँ पे ये उगाइए, आप अपने यहाँ पे ये उगाइए, आपको फायदा होगा। ठीक है। तो फर्स्ट फेज में 115 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में जो है सेटअप करी जाएंगी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, और फिर इसके बाद 125 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी विल बी एस्टैब्लिश इन स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन 2021-22। ठीक है। 2020-21 में हमने 115 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज सिलेक्ट कर लिए थे, 2021-22 में 125 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत, मैंने भी आपको एक करंट अफेयर का मैंने आपको एक बताया था पॉइंट कि भाई 8 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें पानी स्तर बहुत नीचे पहुंच चुका है। ठीक है। उसी से कुछ ये जुड़ी हुई है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। ठीक है। इसके तहत क्या है? इसके साथ सरकार ने उद्देश्य रखा है कि हम 97,000 एकड़ का जो एरिया है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई करेंगे पैडी टू अदर क्रॉप्स। मैंने भी आपको बताया था धान को उगाने के लिए तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यदि इन ब्लॉक्स में बार बार धान लगेगा तो 4-5 साल में तो बिल्कुल ही सूख जाएंगे, वहां तो लोग पानी मिलेगा ही नहीं लोगों को। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है? भैया आपको ध्यान नहीं उगाना है, आपको अदर क्रॉप उगानी है, यानी कि 97,000 एकड़ का लक्ष्य रखा है सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन करने का पैडी टू अदर क्रॉप्स का। अब एक बात बताइए, धान उगा के तो मान लीजिए किसान कमा रहा है 1 लाख रुपए, कोई अदर क्रॉप लगा के मान लीजिए जो किसान कमा रहा है वो कमा रहा है मान लीजिए 90,000 रुपए। तो भाई किसान दूसरी फसल क्यों उगाए? उसको तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस उसको हो रहा है। तो सरकार ने कहा है भाई ऐसा मॉनेटरी लॉस की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको क्या करेंगे? 7,000 रुपए प्रति एकड़। ठीक है। जो लैंड सरकार ने जो चुना है, ठीक है, वो जब डाइवर्सिफिकेशन होगा उसका तो उन किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा कौन देगी? राज्य सरकार देगी। ठीक है।
अब सरकार ने ये भी जो है लक्ष्य क्या रखा है, जो हमारा बजट एस्टिमेट है 2021-22 में, सरकार ने कुल जो डाइवर्सिफिकेशन, लैंड एरिया का डाइवर्सिफिकेशन करना है, सरकार ने 2 लाख एकड़ हेक्टेयर का जो है 2 लाख एकड़ का 2 लाख एकड़ का क्या बोलते हैं इसको, टारगेट रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, हॉर्टिकल्चर को हरियाणा में प्रमोट करने के लिए और आसपास जहाँ पे ये मंडी स्टैब्लिश की जा रही है वहाँ के आसपास के एरिया को हॉर्टिकल्चर, उनमें किसानों को हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट लगा रही है। कहाँ पे लगा रही है भाई, ये लगा रही है सरकार गन्नौर में। गन्नौर कहाँ पड़ता है, हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सरकार ने बजट में जानकारी दी है भाई, ये जो 545 किलो में हम जो है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट लगा रहे हैं, इसकी कुल कीमत हमारे पास 2400 करोड़ रुपए इसकी कीमत आएगी, कुल लागत आएगी, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए तो सरकार नाबार्ड वगैरह से उधार लेगी और 800 करोड़ रुपए खुद राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा सरकार ने और क्या किया है, इसके अलावा सरकार ने हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड अलग अलग मंडी बनाने की जो है बात भी कही है, और सरकार ने बजट में बताया भी है कि जैसे पिंजौर में जो है हम स्पेशली एक एप्पल मार्केट बनाने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल पास पड़ता है पिंजौर के और हिमाचल से एप्पल आता है, तो इसलिए एप्पल मार्केट जो है पिंजौर में लगाई जाएगी। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फ्लावर मार्केट इस्टेब्लिश करने वाले हैं, किसमें, गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा मसाला मार्केट, स्पेशली एक मसाला मार्केट हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं, किसमें, सिरसा और सैरसा जो कि पड़ता है सोनीपत में। इसके अलावा सरकार जो है एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्टिंग पॉलिसीज है, ठीक है, उसको हरियाणा में से एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज्यादा करने के लिए सरकार जो है उस पॉलिसी पे भी अभी काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया भाई आपका सेट 1। ठीक है, यदि आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है ना तो मेरे को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पे अच्छा से रिस्पॉन्स दे दीजिए। पूरा जितना भी हरियाणा आपका बजट बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी बहुत रहते हैं भाई। ठीक है, तो यदि आपको SCS लेवल पे पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे और आप जो है फिर क्या यार, थोड़ा सा माइंड डेवलप होना चाहिए ना SCS की तैयारी करने के लिए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।